नमस्कार, आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और चलिए शुरू कर लेते हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी की खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक 61.11% वोटिंग हो चुकी है। मतदान के लिए सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वोटिंग के दौरान आज भी कुछ जगहों पर तोड़फोड़, झड़प और मारपीट की घटना सामने आई। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने कहा कि टीएमसी के गुंडों उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। उनके सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश भी की गई। नादिया के छपरा में बीजेपी एजेंट ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठी रॉड से हमले का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल की आपको बता दें, बात करें तो पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों का परिणाम जो है वो 4 मई को आएगा। तो दूसरे चरण की वोटिंग आज सुबह से ही जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से होनी थी, लेकिन 5:30 बजे से ही बूथों पर जो है लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। जनसैलाब जो है सुबह से ही उमड़ गया, लेकिन कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं भी निकलकर सामने आई है। 142 सीटों पर मतदान जारी है। भवानीपुर सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सीट है वो ममता बनर्जी, टीएमसी से ममता बनर्जी और बीजेपी से शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं उस सीट पर। 142 सीटों पर मतदान, सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली, महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिली। ये दूसरे चरण की वोटिंग है। इससे पहले एक चरण हो चुका है और 4 मई को जितने राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे आ जाएंगे। कई जगहों पर मारपीट की घटना भी आई। हालांकि ये स्थिति पिछले बार के विधानसभा चुनाव से बेहतर है, जब हिंसा की बड़ी घटनाएं सामने आई थी। इस बार केंद्रीय फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे पश्चिम बंगाल में उनकी तैनाती है और इस वजह से पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो नहीं हो रहा है। हालांकि छोटी झड़पें, इनकी खबर जरूर आ रही है। तो भवानीपुर सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला है। पहले चरण में 93% रिकॉर्ड मतदान हुए थे। 2321 केंद्रीय बल कंपनियां तैनात की गई हैं। 4 मई को आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नतीजे आएंगे, लेकिन कई जगहों पर आज भी मारपीट की घटना जरूर हुई है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का हमला है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कार के शीशे फोड़े हैं। इधर राजधानी रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इससे पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साय सरकार राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना का विकास भी करेगी। इसके साथ ही राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम को 5 एकड़ भूमि राजगामी संपदा से दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छादान मद से 11 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। तो कैबिनेट के ये अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। तो साय कैबिनेट की एक और महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज संपन्न हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट में की बैठक में जो फैसले लिए गए उसकी जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। वहीं 3 आईपीएस अधिकारियों का डिमोशन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने। यहां लिफ्ट में सिर फंसने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के सामने आने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज जो है आपकी स्क्रीन पर है। ये वीडियो आपको विचलित भी कर सकता है और आपको बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल भी हो रहा है। ये घटना नासिक शहर के अड़गांव इलाके में डॉक्टर वसंतराव पवार कॉलेज की बताई जा रही है, जो कि कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट की है। यहाँ डिपार्टमेंट के ड्रम ले जाने वाली एक ट्रॉली में सिर फंसने के कारण एक महिला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले होइस्ट लिफ्ट को देख रही है। जब वो डक्ट में नीचे झांक रही होती है तभी लिफ्ट ऊपर से उसकी तरफ आ जाती है। इतनी भारी लिफ्ट के नीचे उसका सिर तकरीबन
10 मिनट तक फंसा रहा। घटना में जिस लिफ्ट का जिक्र हो रहा है वह लिफ्ट नहीं बल्कि सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट के ड्रम ले जाने वाली एक होइस्ट ट्रॉली बताई जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि ट्रॉली में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। फिलहाल नासिक के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना की जांच पे जुटी हुई है। तो इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल से रिहा होने पर सोनम के पिता उसे लेने शिलांग पहुंचे। मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह निर्णय परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है और अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस की कुछ प्रक्रियागत चूक का फायदा आरोपी पक्ष को मिला है। परिवार अब इस जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। गौरतलब है कि 11 मई 2025 को शादी के बाद 21 मई को जोड़ा हनीमून के लिए शिलांग गया था, जहां 23 से 24 मई को राजा लापता हो गए। इसके बाद उसकी हत्या का खुलासा हुआ था। सोनम को जमानत जांच पर सवाल भी अब कई सारे उठ चुके हैं। तो पुलिस की कमजोर कड़ी के कारण जमानत मिली, ये पीड़ित के परिजनों का कहना है। गिरफ्तारी के आधार पर प्रभावी रूप से नहीं बताए गए। गिरफ्तारी के आधार गलत धारा का उल्लेख किया गया है। धारा 103(1) की जगह 403(1) लिखी गई है। बीएनएस की धारा 103(1) में होता है हत्या का आरोप। वहीं पुलिस ने बीएनएस की धारा 403(1) लगाया है, जो चोरी या विश्वासघात का मामला है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन, पहली पेशी पर वकील की अनुपस्थिति, जमानत की शर्तें, हर सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना, कोर्ट की अनुमति के बिना शिलांग मेघालय से बाहर नहीं जाएगी, गवाहों से संपर्क न करना, सबूतों से छेड़छाड़ न करना या फरार न होना, 50,000 का पर्सनल बॉन्ड। तो ये शर्तें हैं, जमानत की शर्तें हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आपको याद होगा सोनम रघुवंशी, ये जो हत्याकांड था इसने पूरे देश को हिला दिया था। 2 धड़ों में पूरा सोशल मीडिया बट गया था और जो युवती है उसकी कड़ी आलोचना हुई थी। और उस समय ये युवती जो जेल से अब जमानत पर बाहर आई है, उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन अब जब जमानत हुई तो वही पिता उसे लेने के लिए पहुंचे। तो क्या है पूरा मामला, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी हुई थी। 20 मई को हनीमून के लिए दोनों मेघालय पहुंचे थे। उसके बाद 23 मई को राजा लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को खाई में मिली। सोनम 9 जून 2025 को गिरफ्तार हुई थी, तब से शिलांग जेल में बंद थी। कुल 8 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के पीछे पत्नी सोनम मास्टरमाइंड थी। तो राजा के परिवार ने कहा है कि लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम को जमानत दे दी गई है। 11 महीने बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिली है। शिलांग कोर्ट का ये फैसला है। सोनम रघुवंशी को बेल दे दी गई है। पिता के साथ जेल से बाहर निकली है सोनम। तो इस घटना के पीछे आपको बता दें, पत्नी सोनम को मास्टरमाइंड माना जा रहा था। मास्टरमाइंड थी वो। 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी हुई थी। हनीमून के मेघालय के शिलांग गए हुए थे। अचानक से दोनों की कोई खोज खबर नहीं निकली, तो परिवार वालों ने कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराई। तब मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस दोनों इन दोनों की खोज में निकली थी। फिर आपको बता दें कि अचानक से राजा की लाश जो है वो मिली। 2 जून वो तारीख थी जब खाई में राजा की लाश मिली और सोनम तब से लापता थी। और उसके बाद अचानक से 9 जून को सोनम सबके सामने आई, उसकी गिरफ्तारी हुई और कई लोग भी इस पूरे वारदात में शामिल हुए। तथ्य पे तथ्य, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, तथ्य पे तथ्य जो है वो खुलते गए। सोनम ने ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि सोनम ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है, लेकिन अब अचानक से इस तरीके से उसे बेल दे दिया गया है, जो कई सारे सवाल अपने आप में पैदा कर रहा है। ये देखिए, ये 2025 मई की घटना है। 23 मई को राजा लापता हो गए थे, राजा रघुवंशी।
ये क्या आपको पूरा टाइमलाइन बता रहे हैं घटना का। राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को खाई में मिली, बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, असम तक की मीडिया ने इस पूरे मामले को कवर किया और ये पूरा मामला देश भर में सुर्खियां बटोरा। कुछ इस पूरे मामले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अपने बयान से चौंका दिया है। इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि अब बड़े घरानों की महिलाएं भी शराब का सेवन कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन पतियों की पत्नियां शराब पीती हैं, उनके बच्चे अगर रोएंगे तो उन्हें भी शराब पिलाकर सुला दिया जाए। इस बयान को लेकर व्यापक आलोचना शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कई लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा है कि इस तरह के बयान से समाज में गलत संदेश जाता है। आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। राम 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 बजरंग बली बचाएं। अब बताओ, जब कई माताएं विचित्र संस्कार वाली हो जाएंगी तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगी कि जिनकी घरवालियां पीती हैं उनके कल के दिन बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे तो वो बच्चों को चुप नहीं कराएंगे, पिबा के सुला देंगे। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक और बयान आप तक पहुंचा देते हैं। नागपुर के दशम बाग में 26 से 30 अप्रैल तक श्री राम कथा कर रहे हैं वो फिलहाल। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव के बीच आस्था, आध्यात्म और विज्ञान को लेकर विवाद बढ़ गया। श्याम मानव ने 80 लाख रुपए की चुनौती दी, जिसे बाबा ने स्वीकार किया है। मंगलवार को कथा के दौरान बाबा ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, कोई भी खुजली हो तो दरबार लगना है, आ जाइए। हमारे पास जो विद्या होगी, जो शक्ति होगी, हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। हम जादूगर नहीं, हमें जो ईश्वर प्रेरणा देगा हम उसी के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हो कल दरबार लगना है, चले आए। हमारे पास जो विद्या होगी, जो शक्ति होगी, हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। हम जादूगर नहीं हैं, हमें जो ईश्वर प्रेरणा देगा हम वो लोगों को मार्गदर्शन देंगे। वो आएंगे, उनको भी मार्गदर्शन देंगे। चले बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान ममता बनर्जी के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता, किसानों और मजदूरों ने टीएमसी शासन के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल के मूल निवासियों को बेघर बनाया, जिन्होंने अब परिवर्तन का संकल्प लिया है। आगे उन्होंने कहा कि जब आदमी हारता है तो खिसियाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का हालिया बयान उनके अंदर समाये हार के भय का परिणाम है। बंगाल का आम नागरिक आज वंदे मातरम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अच्छे हिंदुस्तान, रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा और स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व के संकल्प के साथ खड़ा है। लिए और रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा के लिए और स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व के लिए जो पश्चिम बंगाल के नागरिक के अंदर खुलबुलाहट है और संकल्प है, वो संकल्प ये दिखाता है कि दीदी अब आपने बहुत मुस्लिम तुष्टीकरण कर दिया, बहुत मुसलमानों को आपने गले लगा दिया और अपने ही हिंदुस्तानियों के घर जलवा दिए, अपने ही हिंदुस्तानियों को बेघर कर दिया, अपने ही भारत माता की जय बोलने वालों की नरसिंह हत्याएं कर दी। हर हत्या, हर खून इस बार बार ये पुकार रहा है कि ऐसा कोई राज ना हो जो आम नागरिक की सुरक्षा में दखल करे, आम नागरिक को बर्बाद करे। ओडिशा के क्योंझर में बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचने वाले शख्स को बैंक कर्मचारियों ने करीब 20,000 रुपए सौंप दिए। दरअसल आदिवासी जीतू मुंडा की बहन का हाल ही में देहांत हुआ था। उसका कोई वारिस नहीं था, सिर्फ भाई ही उसका सब कुछ था। बहन के खाते में ओडिशा ग्रामीण बैंक में करीब 20,000 रुपए थे। वहीं शख्स के आर्थिक हालात खराब थे, इसलिए वो बैंक पहुंचा। बैंक कर्मचारी बिना किसी उचित दस्तावेज के उसे पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए बैंक कर्मचारियों ने यह कह दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाओ या खाता धारक को लाओ।
लेकिन फरियादी जीतू मुंडा अनपढ़ था, इसलिए वो कब्र खोदकर अपनी बहन का कंकाल ही उठा लाया। आपको ये बता दें कि पैसे के लिए लोग कई दफा हदों को पार कर देते हैं। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि पैसे के लिए लोगों ने शव का अंगूठा तक काट किया। फर्जी दस्तावेज भी जमा करवाए हैं। ऐसे में बैंक पर सवाल उठना उचित नहीं लगता। बैंक बिना दस्तावेज के कोई कदम उठा ही नहीं सकता था। फिर भी प्रशासन के सक्रिय होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद फरियादी को मदद कर दी गई है। तो कई बार ऐसी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और हम जो है लोग जो है वो भावनाओं में बह जाते हैं, तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं देता कि आखिर इसकी पीछे की असली वजह क्या है। और बैंक का पक्ष भी समझना बिल्कुल बहुत जरूरी था, क्योंकि जरूरी दस्तावेजों की मांग बिल्कुल तरीके से मान्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि फ्रॉड भी देखा गया है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग जो है अपने माँ बाप के खाते से पैसे निकलवाने के लिए अपने माँ बाप का झूठा जो है वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर बैंक पहुंच जाते हैं। कई लोग शवों के अंगूठे भी काट कर रख लेते हैं क्योंकि बैंक से उन्हें पैसे निकालना पड़ता है। तो इस तरीके की भी घटनाएं हमने देखी है। तो बैंक का प्रमाण पत्र मांगना कहीं भी गलत नहीं था। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि प्रोसेस में जो इतना वक्त लगा वो वक्त नहीं लगना चाहिए था। जो वैध दस्तावेज थे वो इस आदिवासी को पहले ही मिल जाते तो इतनी परेशानियों का सामना उसको भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल अपूर्वा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रोमिनेंट लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, इस वीडियो पर अपनी कमेंट्री दी और कहा कि किस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो असंवेदनशील हो चुका है। लेकिन अब जब बात सामने आ रही है कि समस्या क्या थी, तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। यहाँ पर बात सिर्फ ये थी कि बैंक को प्रमाण पत्र चाहिए था, आदमी के पास प्रमाण पत्र नहीं था, वो अनपढ़ था, उसकी शिक्षा ज्यादा नहीं हुई है, इस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। चलिए अगली खबर अब छतरपुर जिले की कर लेते हैं, जहां बड़मलारा अनुभाग के घुआरा क्षेत्र से प्रशासनिक लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहाँ जनगणना कार्य में एक ऐसे शिक्षक की ड्यूटी लगा दी गई है जिनका निधन लगभग 2 साल पहले हो चुका है। तो इस घटना ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। ये मामला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विभागीय रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। घटना सामने आने के बाद शिक्षक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। छतरपुर जिले के अनुभागीय क्षेत्र बड़ामलारा के घुआरा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक हरिश्चंद्र जैन, जिनका 2023 में निधन हो गया था और निधन होने के बाद जनगणना में अनुभागीय अधिकारी के द्वारा उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह पहला मामला छतरपुर का नहीं है जो कि जिला शिक्षा विभाग या अनुभागीय अधिकारियों की लापरवाही का ये जो कारण है, कहीं ना कहीं ये उजागर सामने हो रहा है, जिसमें सिस्टम में अपडेट ना होने की वजह से, जिसमें ना तो ये तय किया गया है कि जिन शिक्षकों की मौत हो गई है या जिन अधिकारी या शिक्षकों की मौत हो गई है या फिर जो रिटायर्ड हो गए हैं उनका सूची से नाम अलग किया जाए। उनका कहना है कि इसमें शिक्षा विभाग की कोई भी गलती नहीं है। इसके लिए अनुभागीय अधिकारी के द्वारा लिस्ट सूची तैयार की गई है जिसमें ऐसे लोगों के नाम नहीं हटाए गए हैं जो मृत हो चुके हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसे लोगों की सूची का नाम अपडेट करने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल ही अनुभागीय अधिकारी से बात की है और कहा गया है कि सूची को तुरंत ही अपडेट कराया जाए और अपडेट होने के बाद ही ऐसे लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाएं। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक आसमान से आग बरस रही है। धरती तप रही है, हवाएं झुलसा रही है और पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मध्य प्रदेश का खजुराहो सबसे हॉट बन चुका है। 44.8 डिग्री तापमान, यानी कि गर्मी का कहर। वहीं राजधानी भोपाल में 43.6 डिग्री के साथ 10 साल का दूसरा सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। ग्वालियर, मुरैना, रीवा, सागर समेत कई जिलों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है दोपहर 12 से 3 बजे तक जरूरत हो तभी बाहर निकलें। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से कुछ इलाकों में राहत के संकेत भी। शाम बाद गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। उधर छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। राजनांदगांव सबसे गर्म रहा, लेकिन अगले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। सिर्फ गर्मी नहीं, बिजली गिरने का भी खतरा है।
और बढ़ती हीट वेव को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 21 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में बताए गए हैं। अब सवाल यहां यह है कि क्या सिस्टम इस तपिश से निपटने को तैयार है। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए शुरू की गई जेंडर बैलेंस काउंसलिंग व्यवस्था अब देश भर में रोल मॉडल बनकर उभर रही है। सेक्टर 6 के महिला थाना का परिवार परामर्श केंद्र अब केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां पुरुषों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी संवेदनशीलता के साथ सुना जा रहा है। बदलते सामाजिक ढांचे को देखते हुए शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य हर पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई देना और विवादों को शुरुआती स्तर पर ही सुलझाना है। इस व्यवस्था में पुरुष काउंसलर की नियुक्ति भी की गई है, जिससे पुरुषों की मानसिक और पारिवारिक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके। साथ ही सीनियर सिटीजन सपोर्ट बेंच का गठन भी किया गया है, जहां बुजुर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से सुना जा रहा है। यहां अब तक करीब 200 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 130 मामलों का सफल समाधान भी हो चुका है। ये मॉडल संवाद और समझ के जरिए रिश्तों को बचाने की दिशा में कारगर साबित हो रहा है। यही वजह है कि दुर्ग की ये पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही है और अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनती जा रही है। सीधी जिले के रामपुर नैकिंग क्षेत्र में मंगलवार को रेलवे निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ। बाल कल्याण समिति की सदस्य ने नाबालिग बालिकाओं के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए रेलवे कार्य रोकने की चेतावनी दी। साथ ही सड़क निर्माण न होने पर आत्मदाह करने तक की बात कही। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे लाइन निर्माण के चलते पुरानी सड़क को तोड़ा गया है। नई अप्रोच सड़क अभी अधूरी है। रंजना मिश्रा ने कहा कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो हम सब आत्मदाह कर लेंगे। उनके इस बयान से मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। वहीं धरने में नाबालिग बालिकाओं की मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तहसीलदार रामपुर नैकिन ने स्पष्ट किया कि रेलवे कार्य नियम अनुसार जारी रहेगा।